हो गया। चलो, बेल्जियम का तो मैंने आपको बताया उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया, श्रीलंका ने किस तरीके से हैंडल किया वो यहाँ पे आप देखने को देखोगे। एक टर्म है सामने लिखी हुई, इसका नाम है मेजोरिटेरियनिज्म। क्या लिखा हुआ है? मेजोरिटेरियनिज्म, यानी कि मेजोरिटी से बना है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं हम लोग बहुसंख्यकवाद। क्या बोलते हैं? बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद वैसे तो नाम से कई लोगों को आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो यहाँ पे 36 लोग बैठे हुए हैं, है ना। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो लोग चाहेंगे वो काम होगा। मैं यहां आकर के बोलूं कि 36 में से 4 लोगों को मार दूं, आप में से 32 लोग हाथ खड़े कर देंगे, हाँ हाँ मार दो मार दो मार दो। इसका मतलब काम तो डेमोक्रेसी से ही हुआ है ना, काम तो लोगों की पसंद से हुआ है। लेकिन क्या ये सच में डेमोक्रेसी है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उन 4 लोगों का फिर कोई राइट नहीं है क्या? तो जब सिर्फ और सिर्फ पूरे काम बहुसंख्यकता को देख करके की जाती है, मेजोरिटी के साथ किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेजोरिटेरियनिज्म। ये बुरा है, ऑब्वियसली ये बुरा है। एक डेमोक्रेसी के लिए तो ये चीज अच्छी बात नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि क्या दिक्कत है, मेजोरिटी लोगों ने तो यही बोला है, लेकिन मेजोरिटी लोग हमेशा सही हो ये भी गलत बात है। ऐसे तो अगर जो लोग सही होते तो ऐसे तो सती प्रथा भी अच्छी बात थी। फिर तो ज्यादातर लोग तो यही चाहते थे कि सती प्रथा चलती रहे, ज्यादातर लोग तो यही चाहते थे कि जो बाल विवाह है वो चलता रहे, है ना। लेकिन क्योंकि वो एक एथिकल मोरल रूप से गलत बात थी, इसलिए हमने उसको बंद किया। तो मेजोरिटेरियनिज्म हमेशा अच्छी बात नहीं होती, कभी कभी हो सकता है अच्छी बात हो, लेकिन ज्यादातर समय पे वो बुरी बात ही होती है। यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म कैसे स्टेब्लिश किया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, उसके तरीके दे रखे। तो हेडिंग डाल लो सबसे पहले मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, उसके बाद समझते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो इसी हेडिंग से आएगा कि एक्सप्लेन द मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, सिंपल। और हाँ, ये जो ब्लूप्रिंट का चक्कर था ना वो छोड़ देना। आप सोचो कि देखो इसमें से तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसमें से तो सिर्फ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वो सब उल्टे पुल्टे हो गए इस साल। जिसमें से वेरी शॉर्ट आना था उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता था उसमें से ऑब्जेक्टिव भी नहीं आया। तो इसलिए ये चीज दिमाग से निकाल देना, सारे चैप्टर्स को इस तरीके से पढ़ना है कि चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए आप लोग कर सको उसको। और मैं फिर आपको एक बात बोलूंगा कि इस साल पूरी तरीके से एनसीईआरटी को मतलब रट लेना, ढंग से रट लेने का मतलब इतनी बार पढ़ना कि वो अच्छे से समझ में आ जाए। जो ओलंपियाड्स वगैरह है वो सब कुछ एनसीईआरटी में से ही आते हैं, तो आपका मेन गोल होना चाहिए वो होना चाहिए बोर्ड्स की तैयारी करना। सब ओलंपियाड उसके अंदर कवर हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन ओलंपियाड के चक्कर में हम लोग बोर्ड को नेग्लेक्ट करते हैं, वो थोड़ी सी गलत बात है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्ष्य है वो है हमारी बोर्ड्स। लिखा हुआ है कि 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली। किससे मिली? ब्रिटिशर्स से, सिंपल सी बात है। और जैसे ही उन्हें इंडिपेंडेंस मिली उन्होंने सबसे पहले क्या किया? सुप्रीमेसी स्टेब्लिश करना शुरू कर दी सिंहलीज की। किसके ऊपर? तमिल्स के ऊपर। अब वो सुप्रीमेसी, ऑब्वियसली वो लोग ज्यादा थे, तो सुप्रीमेसी स्टेब्लिश करने की प्रोसेस को हमने क्या बोला? मेजोरिटेरियनिज्म। आई बात समझ में? अब वो किस तरीके से करी, उसके पीछे सबसे पहला स्टेप जो उन्होंने लिया वो लिया 1956 में। कब लिया? 1956 में एक एक्ट पास किया, और उस एक्ट में ये घोषित किया कि श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सिर्फ और सिर्फ सिंहली होगी, उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं होगी। अब यहाँ पर तमिल लोगों ने बोला कि यार माना कि हम लोग कम है, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि आप लोग हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा ही ना दो। आपको पता है भारत के अंदर भी ऑफिशियल लैंग्वेज का कंसेप्ट चलता है। भारत के पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कितनी है? 22। इस चीज को रट लेना वापस, मैं फिर बता रहा हूं ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कई बार एग्जाम में आ जाएगा। भारत के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की जो संख्या है वो कितनी है? 22। और वो संख्या कभी भी बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि हमने बस लिख दिया कि 22 के ज्यादा होगी नहीं, है ना। चाहे जितनी हो सकती है, जितनी जितनी नई लैंग्वेजेस आगे आती जाएगी उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देंगे। अब हमने क्यों एक लैंग्वेज को घोषित नहीं किया? क्योंकि ऑब्वियसली भारत जो है वो डाइवर्सिटी से भरा पड़ा है। हम लोग किसी भी एक लैंग्वेज को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे तो दूसरी लैंग्वेजेस क्या फील करेगी? इंफीरियर फील करेगी। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी इंसान इंफीरियर फील करे जस्ट बिकॉज वो कोई एक लैंग्वेज नहीं जानता, है ना। मान लो कि आप सब में से 36 में से 30 लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है या हिंदी बहुत अच्छी आती है, लेकिन उन 4 लोगों को सिर्फ इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती। तो अगर हम सारा ही काम हिंदी में करेंगे तो उन 4 लोगों को तो ऐसा लगेगा ना यार मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। सेम केस होता है इंग्लिश के केस में, कि अगर मान लो 40 में से 30 लोगों को इंग्लिश पूरी तरीके से आती है लेकिन 10 लोगों को नहीं आती, और हर काम सिर्फ इंग्लिश में ही हो रहा है,
तो वो 10 लोग क्या सोचेंगे कि भाई हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यानी उनकी लैंग्वेज, तो उनकी जो नॉलेज थी वो तो बाहर आने का मौका ही नहीं मिला, उसके पहले वो तो हार गए। तो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे चूज की गई। अगर ये लोग यहाँ पे तमिल को भी चूज कर लेते तो पूरी झगड़ा ही खत्म था, लेकिन क्यों नहीं किया? बस ईगो, अपने आप में ईगो है कि नहीं भाई हमें सुप्रीम दिखाना है कि भाई हम तमिल से ऊपर है, ये जगह हमारी है। अब ये जो फीलिंग है ना कि ये जगह हमारी है, उसके चक्कर में दुनिया की बहुत सारी लड़ाइयां हुई है। अभी भी जो सबसे मेजर लड़ाई चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन की, वो भी इसी बेस पे चल रही है कि ये जमीन हमारी है। अगर उस जमीन को दोनों ही बांट लें तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी सारी की सारी, लेकिन वो टेंशन खत्म करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर टेंशन खत्म हो जाएगी तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो हथियार नहीं बिकेंगे, हथियार नहीं बिकेंगे तो कुछ कंट्रीज की इकोनॉमी नहीं चलेगी, और उनकी इकोनॉमी नहीं चलेगी तो वहां के लोग भूखे मरेंगे। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमारे लोग भूखे ना मरे, इसलिए दूसरी कंट्रीज के लोग भूखे मरे, सिंपल सी बात है। तो हम उनको हथियार भी देंगे, साथ ही साथ में उनको खाना भी देंगे, तो दोनों तरफ से कमाई। आई बात समझ में? तो सबसे पहला स्टेप क्या किया? 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें सिंहलीज को या सिंहला को एक स्टेट लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया। आई बात समझ में? दूसरा क्या किया उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म को कैटर करना शुरू कर दिया, बुद्धिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हिंदुइज्म को साइड कर दिया, इस्लाम को साइड कर दिया, क्रिश्चियनिटी को साइड में कर दिया। सिर्फ और सिर्फ किसको कैटर किया, किसको फोस्टर किया? बुद्धिज्म को। फोस्टर एक टर्म है, फोस्टर का मतलब होता है लालन पोषण करना। क्या होता है? पोषण करना, पोषण देना। एक टर्म काफी सारी, अगर आप कभी कोई इंग्लिश नॉवेल पढ़ोगे या इंग्लिश मूवी देखोगे, वहां पर आता है फोस्टर किड्स, है ना? तो फोस्टर किड्स कौन से होते हैं? जिनको अच्छा सा पोषण नहीं मिल पाता, तो उनको एक नई फैमिली प्रोवाइड कर दी जाती है जो उनका लालन पालन अच्छे से कर सके, इसलिए उन बच्चों को क्या बोलते हैं? फोस्टर किड्स। यहाँ पर भी फोस्टर का टर्म क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, बुद्धिज्म का उन्होंने लालन पोषण किया, इसलिए भी आसपास के लोगों में जो तमिल, जो हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियंस थे, उनमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन पैदा होने लग गया कि भाई हमारे रिलीजन को तो ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, पूरा ध्यान किस पे दे रहे हैं? बुद्धिज्म पे दे रहे हैं। उसके बाद क्या था? यूनिवर्सिटीज में और जॉब्स के अंदर उन लोगों को प्रेफरेंस देने लगे जो सिर्फ और सिर्फ सिंहली बोलते थे। यानी कि अगर कोई तमिल बोल रहा है या कोई इंग्लिश बोल रहा है, उसको जॉब नहीं मिलेगी, पहले किसको मिलेगी? सिंहली स्पीकर को मिलेगी। मान लो कि एक पोस्ट खाली है, 11 लोग इंटरव्यू देने आए, एक उसमें से सिंहली बोलता है, 10 उसमें से तमिल या इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जॉब किसको मिलेगी? उस एक को मिलेगी, भले ही वो सबसे लीस्ट क्वालिफाइड हो। अपने आप में ऑब्वियसली उन 10 लोगों को तो बुरा ही लगेगा कि भाई हमारा इतना पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ।